साथियों, अभी आज हम लोग सामान्य अध्ययन में देखेंगे एक टेस्ट सीरीज को लेते हैं जिसमें कि हम लोग देखेंगे भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत के इतिहास को लेंगे, जिसमें भारत पर मुस्लिम आक्रमण लेंगे, दिल्ली सल्तनत लेंगे, गुलाम वंश लेंगे, खिलजी वंश लेंगे, तुगलक वंश लेंगे, लोदी वंश लेंगे, विजयनगर साम्राज्य को लेंगे, दिल्ली सल्तनत को लेंगे, प्रशासन, स्थापत्य कला, साहित्य, विविध और उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश, भक्ति और सूफी आंदोलन। तो अगर आपने इसको इन चैप्टर्स को नहीं पढ़ा है तो एक बार इन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, इसके बाद ही टेस्ट में आइए तो आपको ज़्यादा आनंद आएगा। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हिंद यानी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। तो ये प्रथम बार प्रयोग किया था अरबों ने प्रथम बार प्रयोग किया था। मैं थोड़ा जल्दी ही चलता हूँ, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन देखते हैं। पैगंबर हज़रत मोहम्मद का जन्म हुआ था। पैगंबर हज़रत मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। मक्का कहाँ है? मक्का कहाँ पर है? तो मक्का है सऊदी अरब में। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था 712 में। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध की विजय कब हुई? ये भी 712 वही वाला मामला था, 712 ईस्वी में हुई। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, तो ये था मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो ये था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम क्या था? जाहिर सी बात है कि अभी हमने बात किया कि सबसे पहला किसने हम पे अटैक किया था? तो अरब ने। तो मोहम्मद बिन कासिम क्या था? तो वो एक अरब था, ठीक है ना, अरेबियन था वो। निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? तो विद्याधर, ठीक है ना। ऐसे छुपे हुए क्वेश्चंस भी होते हैं। तो महमूद गजनवी से विद्याधर जो है वो पराजित नहीं हुआ था। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? प्रसिद्ध इतिहास कौन था? तो वो था अल बिरूनी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। तो ये था जिसने पुराणों का अध्ययन किया था, वो प्रथम मुसलमान कौन था? तो देखिए अल बिरूनी ही था जिसने पुराणों का अध्ययन किया था सबसे पहले। और वैसे तो ज़्यादा ध्यान दारा सिकोह पर जा रहा था, लेकिन दारा सिकोह से बहुत पहले था अल बिरूनी, ये ज़्यादा सही रहेगा। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो ये था महमूद गजनवी। निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता? तो ये था उत्तर भारत को 1192 में जीतने वाला, इसका नाम था शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। इसको मैं पूरा पढ़ देता हूँ अगर कट रहा होगा ऊपर से। तो निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता? तो वो था शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। तो देखिए मुस्लिम शक्ति की जो स्थापना हुई वो हुई तराइन के द्वितीय युद्ध के साथ। मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? तो वो था भीम सेकंड। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? चंदावर का युद्ध जो 1194 में हुआ था उसमें पराजित किया था उसको। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? तो ये था बख्तियार खिलजी। भाई इसको बिल्कुल नहीं भूलना है, बख्तियार खिलजी को। दिल्ली सल्तनत यानी गुलाम वंश से हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था?
भाई गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। भाई इसको भूलने वाला नाम ही नहीं है ये, ठीक है। चलिए आगे सारे क्वेश्चंस को यहाँ से देखते हैं। थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि अच्छे से दिखे। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? ठीक है ना, लाख बख्श के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी लाहौर। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? तो सबसे पहले जो है इल्तुतमिश ने इसको सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो ये था इल्तुतमिश। दिल्ली को राजधानी बनाया था ना, तो प्रथम मुस्लिम शासक हो गया। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? ये थी रजिया सुल्तान। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? यह आया था इल्तुतमिश के काल में। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया इल्तुतमिश के शासनकाल में। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया मलिक जानी को। मलिक जानी को जो है अपना उसने प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो ये हाथ था तुर्कों का। उनका महिला होना सबसे बड़ा कारण था, महिला होने के कारण ही उसको ज़्यादा समस्या हुई। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था? ये था गियासुद्दीन बलबन। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई? रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, तो ये अपनाई थी बलबन ने। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। वो भव्य उपाधि क्या थी जो उसने धारण की? तो उपाधि थी जिले इलाही की। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का प्रारंभ करवाया? ये कराया बलबन ने। चलिए अब हम लोग खिलजी वंश से संबंधित क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है ना। खिलजी से संबंधित जब उसने राजत्व यानी किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? मोहम्मद अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है इस बात को। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? भाई ऐसा सनकी जो था ना, एक ही था, वो था अलाउद्दीन खिलजी। वो नया धर्म ही चलाना चाहता था। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की थी, यानी खुद को ही अपने आप को सिकंदर सानी उसने घोषित कर दिया था? तो ये किसने किया था? ये भाई ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे चलते हैं हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन पे। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में से किसने मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त किया था? तो ये जफर खां। मंगोलों से लड़ते हुए जफर खां की मृत्यु हुई थी। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम क्या था? उसके पति का नाम था राणा रतन सिंह। वैसे ये फिक्सियस कैरेक्टर हो सकता है पद्मावती का, क्योंकि जो जायसी ने जो ये लिखा है 12 मासा वगैरह, तो उस समय तो समझिए प्रॉपर वे में इतिहास में इसका जिक्र नहीं मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो ये था रामचंद्र देव। किस सुल्तान के काल में खालिस भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? खालिस भूमि किसके समय में सबसे ज़्यादा विकसित हुई? तो ये विकसित हुई अलाउद्दीन खिलजी के समय में।
निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? ये लागू किया अलाउद्दीन खिलजी ने। बड़ी फौज रखनी थी तो इसने इसको लागू किया था। बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, अच्छे से दिखे। हाँ चलिए देखते हैं। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी। बाजार नियंत्रण प्रथा किसने लागू की थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने इसको लागू किया था। अलाउद्दीन खिलजी होगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? भाई ऐसे जो है ना अच्छे फैसले जो है अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ताकि सबको एक ही रेट पर जो है मिल सके। अब हम लोग तुगलक वंश से संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना। तुगलक वंश को लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो देखिए गाजी मलिक। गाजी मलिक जो था ना वो तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना। ये क्या था? अलाउद्दीन खिलजी का जो है सेनापतियों में से एक था। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? तो ये किया था तुगलक ने। सबसे ज़्यादा समय तक किसने राज किया? तो ये किया था तुगलक ने। ठीक है, आगे बढ़ें। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोलशास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था, तो ये कौन था? ये था मोहम्मद बिन तुगलक। अमीर कोही का नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? ये भी किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। काफ़ी समझदार सुल्तान था वो। दीवाने कोही किसे संबंधित है? दीवाने कोही किसे संबंधित है? तो ये संबंधित है मोहम्मद बिन तुगलक से। ऐसे ऑप्शन में अगर रहता कुछ और तो और भी दे सकते थे कि किस विभाग से संबंधित है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया। दिल्ली से वो दौलताबाद ले गया था। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण क्या आदेश दिया था? ये आदेश दिया था सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। पचास नंबर क्वेश्चन पे हम लोग हैं। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, तो ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता किसके साल? मोरक्को का था मेनली, है ना। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था? तो ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसके शासनकाल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? किसने सुल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो ये दिया है इब्न बतूता ने। घड़ी अथवा गृहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। इतिहासकार बदायूं ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? ये उसने कहा था मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी?
ये की थी फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक दीवान विभाग, दीवान खैरात स्थापित किया, वह था, तो वह था फिरोज तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? सबसे अधिक गुलाम जो है किसके किसके दरबार में थे? तो थे फिरोज तुगलक के दरबार में। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी, तो ये की थी फिरोज तुगलक ने। हल्का सा ब्लड होगा यहाँ पर, तो मैं पढ़ के बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कई बार हो जाता है। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वह था, तो वह था फिरोज शाह तुगलक। वह था फिरोज शाह तुगलक। हक्के सर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये था फिरोज तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? ये लगाया था फिरोज तुगलक ने। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो ये भी किया था फिरोज तुगलक ने। टोपड़ा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? ये लाया था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक जो है वो अशोक स्तंभ को टोपड़ा और मेरठ से दिल्ली लेकर के आ गया था। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था, तो ये भी था फिरोज तुगलक। सिक्सटी 67 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आ गए हैं। 67 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? देखिए, ये था नासिरुद्दीन महमूद। अंतिम शासक जो था ना, वो था नासिरुद्दीन महमूद। अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद, था अंतिम शासक। ठीक है, 67 का उत्तर जो होगा वो सी होगा। कौन था? तो ये था नासिरुद्दीन महमूद। आगे देखते हैं, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो देखिए, नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में जो है ना, तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था तैमूर लंग ने? तो उसने 1398 में आक्रमण किया था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तो ये राज्य स्थापित हुआ सैयद वंश का। देखिए, एक फॉर्मूला बताता हूँ। गुल खिले तो सांस लो, भाई घोट लीजिए, गुल खिले तो सांस लो। इसी फॉर्मूले पर जो है ना, सारे सल्तनत कालीन के जितने सल्तनत थे इसी पर आते हैं। जैसे पहले गुलाम, गुल है ना, गुल से गुलाम, खिले तो खिलजी, गुल खिले तो तुगलक है ना, सांस यानी कि सैयद, और लो यानी कि लोदी, है ना। तो ये एक पूरा क्रम है। इसमें जो बीच वाला है ना, उसका शासन सबसे बड़ा लंबा रहा है। खैर, आगे मैं फिर कभी बताऊंगा ही। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो था ना, वो एकदम उच्च शिक्षित था। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? तो था खातौली का युद्ध। खातौली के युद्ध में पराजित कर दिया था। किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? भाई एकदम सीधा था, वो था सिकंदर लोदी। हल्का सा ब्लड है तो मैं बोल के बता देता हूँ, आगे ये ठीक रहेगा मामला, कोई दिक्कत नहीं है। विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का। तो दोनों भाई ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अपनी मौद्रय विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री थी। तो कवयित्री का नाम क्या था? तो वो था गंगा देवी।
विजयनगर के उस पहले शासक को की पहचान की करें जिसमें बहमनियों से गोवा को छीना, तो वो था हरिहर टू। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? ये लड़ा था कुली कुतुब शाह के साथ। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? भाई कृष्णदेव राय के अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? चलिए छोड़िए, 77 नंबर क्वेश्चन पूछते हैं। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो वो लड़ा था कुली कुतुब शाह के साथ। ठीक है, किसके साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। आगे देखते हैं, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो अष्टदिग्गज थे 8 तेलुगु कवि। अष्टदिग्गज कौन थे? तो 8 तेलुगु कवि थे। अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे कृष्णदेव राय से। चलिए, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है इसको बनाने में, तो आप लोग जितने लोग इसको देख रहे हैं इसको लाइक कर दीजिएगा। अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि रेगुलर वे में मैं अच्छे अच्छे जो है क्वेश्चंस को लेके आता रहूँगा। इतना कर लेंगे तो प्री तो आराम से निकल जाएगा। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो ये देखिए, तेलुगु का जो है वो स्वर्ण युग था। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। अब्दुल रज्जाक किसके समय में विजयनगर आया था? ये अब्दुल रज्जाक जो था ना, वो देवराय टू के राज्यकाल में आया था। देवराय टू के राज्यकाल में आया था। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त था। किसका था? तो विजयनगर राजाओं का। निम्नांकित में से किसने राज्यारोहण को अब 500 वर्ष गुजर चुके हैं? 83 नंबर पे जाइए कि निम्नांकित में से किसके राज्यारोहण को अब 500 वर्ष गुजर चुके हैं? तो ये हैं कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के राज्यारोहण को 500 साल से ऊपर गुजर चुके हैं। 84 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं हम लोग कि 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तो ये हुआ था तालीकोटा का युद्ध। राक्षसी तंगड़ी इसी को बोलते हैं क्या? चलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि तालीकोटा का युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय 1542 से लेकर 1572 ईस्वी तक था, किंतु वास्तविक शक्ति उसके किस मंत्री के हाथ में थी? तो ये था राम राय के हाथ में। ठीक है ना, सदाशिव राय तो था वो, लेकिन असल में शक्ति थी राम राय के हाथ में। अब अगला क्वेश्चन है, तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तो ये हुआ था सन 1565 में। सन 1565 में हुआ था तालीकोटा का युद्ध। 87 पे आते हैं, जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? उस समय था वेंकट टू। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो देखिए, ये मुख्य जो वित्तीय व्यवस्था थी वो थी भू राजस्व। उस समय सब भू राजस्व पे ही सारे राज्य चला करते थे। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम है। तो वर्तमान नाम इसका है हेलीबेड। द्वार समुद्र को हेलीबेड कहा जाता है। 90 नंबर पे हम लोग आगे, निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? देखिए, हम्पी बहुत सुंदर जगह है। हम्पी कर्नाटका में पड़ता है। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना दूत भेजा था? ये दूत भेजा था बुक्का प्रथम ने। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 स्तंभ तथित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहाँ अवस्थित हैं? ये अवस्थित हैं हम्पी में। अब लोग दिल्ली सल्तनत के प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन को देख लेते हैं। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो ये थे तुर्क। क्या थे? तुर्क थे।
निम्नांकित में से किस राजवंश के अंतिम विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो यह तुगलक का। आगे देखते हैं। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था। तो सबसे जो सर्वोच्च था ना वो था चौधरी। आगे देखते हैं हम लोग कि सर्व कर लगाया जाता था। सर्व कर जो था वो असल में क्या था? तो असल में वो था सिंचाई कर। सिंचाई कर था, सिंचाई कर था वो। अब है कि जवाबित का संबंध किसे था? जवाबित का संबंध किसे था? तो ये संबंध था इसका राज्य के कानून से। सल्तनत काल में फाजिल का अर्थ था, तो ये इसका अर्थ था इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। निम्न में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? टंका नामक चांदी का सिक्का किसने चलाया था? ये चलाया था इल्तुतमिश ने। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? तो ये थे चांदी, तांबा, चांदी और तांबा। ठीक है ना, ये ज़्यादा सही रहेगा। अगला हम लोग देखते हैं। हम लोग आगे का क्वेश्चन 101 नंबर पे हम लोग जो है वो पहुंच चुके हैं। तो हम लोग 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का सर्वप्रथम अंकन हुआ है? अंकन किसके ऊपर हुआ है प्रथम खलीफा का? तो देखिए ये हुआ है अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर। अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर हुआ है अंकन। अब दिल्ली सल्तनत के स्थापत्य कला को हम लोग देखेंगे। ठीक है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? भाई नाम में ही अलाई है तो अलाउद्दीन खिलजी ने। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? नहीं दिया किसने? तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने कोई योगदान नहीं दिया है इसमें। निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया? भाई 5वीं मंजिल का निर्माण किसने कराया? तीसरी मंजिल शायद गिर गई थी, तीसरी या चौथी मंजिल, तो उसको 2 मंजिल बढ़वा दिया था उसने। तो ये किया था फिरोज शाह तुगलक ने। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ है था, किसका था वो? शुद्ध इस्लामी शैली का मकबरा किसका था? तो ये था बलबन का। बलबन का मकबरा था ये। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे तो ये थे अभी कवि। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था, ये हुआ था राणा कुंभा के शासनकाल में। किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या है? तो इनका नाम है अल बिरूनी। तूतिए हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, तो ये हुआ था पटियाला एटा में इनका जन्म हुआ था अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? भाई अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली के। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नांकित में से किस बादशाह के दरबार से संबंध थे? तो ये थे गियासुद्दीन बलबन के से संबंध थे ये। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे तो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे। 8 सुल्तानों का उसने शासनकाल देखा था। नई फारसी काव्य शैली सबका ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे तो ये थे अमीर खुसरो। निम्न में से किसने हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो का माना जाता है हिंदी खड़ी बोली का जनक।
हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था, तो ये था अमीर खुसरो। तबकाते नासरी का लेखक कौन था, तो ये था मिनहाज उस सिराज। निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया, तो ये फारसी को दिया था, संरक्षण प्रदान किया था। निम्न में से किस संगीतवादी को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है, तो यह है सितार। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया, तबला का जो है प्रचलन किया था, तो ये किया था अमीर खुसरो ने। निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है। राणा कुंभा ने एक संगीत पे पुस्तक लिखी थी। संगीत पे कौन सी पुस्तक लिखी थी, मुझे बताएं। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे हैं, तो ये लिखा है फिरोज तुगलक ने। एक 122 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आए। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया है, तो ये किया है तुर्कों ने। निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था, तो ये था हेमचंद्र सूरी। 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था। किस चीज़ का खेती नहीं करता था, ये बताना है। एक 124वें नंबर क्वेश्चन पे हम लोग हैं कि 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था, मक्का की खेती नहीं करता था। ये पुर्तगाली बाद में लेके आ गए थे इसको शायद। जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया गया, तो जौनपुर नगर जो था ना, मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में जो है स्थापित किया गया था। भाई ने किया था उसका स्थापित, ठीक है ना, भाई का नाम बहुत अच्छा था, फिरोज तुगलक। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी फिरोज तुगलक ने। सड़की सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या भारत का सिराज कहा जाता था, तो ये कहा जाता था जौनपुर को। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता था वह है, तो वो था जैन उल आबेदीन, ठीक है, जैन उल आबेदीन था। 129वें नंबर पे हम लोग आ गए हैं। निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था, तो ये किया था जैन उल आबेदीन ने, जो जिसको कश्मीर का अकबर कहा जाता है। बहमनी राज्य की स्थापना की थी, तो ये की थी अलाउद्दीन हसन ने। बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये हुई थी 1347 में। दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था। दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था, तो ये था हसन गंगू। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी। जगत गुरु कौन थे, तो ये थे इब्राहिम आदिल शाह। गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है, गोलकुंडा को वर्तमान में कहा जाता है हैदराबाद। निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है, तो यह है गोल गुंबद बीजापुर। भक्ति और सूफी आंदोलन को हम लोग लेते हैं। 136 पे आ गए हैं हम लोग। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, तो ये किया गया था अलवार संतों के द्वारा। अलवार और नैनारों में फ़र्क आप लोग को मालूम होगा, अलवार किन को बोलते हैं, नैनार किन को बोलते हैं, ठीक है, मैंने इसे बताया हुआ है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम लोग 137 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ, कैसे हुआ भाई, तो 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ।
बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था। क्या मुख्य साम्य था? तो ये था कि संसार दुखपूर्ण है। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछो, यह कथन किसका है? तो यह कथन है रामानंद का। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया, तो ये बनाया शंकर देव ने। असम में उन्होंने ही फैलाया था, कामरूप उसी साइड में पड़ा। असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म को परिवर्तन किसने किया? तो ये किया शंकर देव ने। रामानुजाचार्य किसे संबंधित थे? रामानुजाचार्य तो ये थे विशिष्टाद्वैत। रामानुजाचार्य किसे संबंधित है? ये थे विशिष्टाद्वैत। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था, तो ये किया था वल्लभाचार्य ने। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? हिंदी का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ये किया था रामानंद ने। हिंदी का प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था रामानंद ने। चलिए आगे देखते हैं। कबीर शिष्य थे। कबीर किसके शिष्य थे? तो ये शिष्य थे रामानंद के। मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? भाई प्रयाग में किनका जन्म हुआ था? तो ये जन्म हुआ था रामानंद का। अब है कि बीजक का रचयिता कौन है? बीजक का रचयिता कौन है? तो ये है कबीर। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों का संकलन है। तो संवादों का जो संकलन है इन दोनों के बीच में, उसको किस नाम से जानते हैं? तो इनको जानते हैं अमरमूल के नाम से। मलुकदास एक संत कवि थे। मलुकदास एक संत कवि थे कड़ा के। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? भगवान शिव के कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? तो देखिए इनकी संख्या टोटल है 12। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत मेहनत इसको बनाने में लगी है। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी को इसको फॉरवर्ड करना है तो किसी और को भी भेज सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।